प्रणाम। मैं बोज्जर रमादेवी श्यामయ్య, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। आज का हमारा पीपीटी प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर छात्राओं के लिए, नए नवेले छात्राओं के लिए, प्रथम वर्ष स्टूडेंट्स के लिए ब्रिज कोर्स के अंतर्गत वर्णमाला का साधारण परिचय। वर्णमाला सभी को आता है, मगर और एक बार उन वर्णमाला का संक्षिप्त परिचय और वर्णमाला के भेद के बारे में और एक बार पुनश्चरण करना चाहते हैं। इस तरह का प्रथम वर्ष ब्रिज कोर्स के अंतर्गत वर्णमाला का पाठ है। हिंदी के वर्णमाला देवनागरी लिपि में रहता है। इसमें स्वर व्यंजन रहते हैं। हिंदी वर्णमाला हमको ज़्यादातर आता है, पहचान सकते हैं सभी लोग, आसानी से सीख चुके होंगे सभी। इसको हम आसानी से पहचानने के लिए बच्चों के जो दिमाग में ऐसा चित्रण होने के लिए, मुद्रित होने के लिए चित्रों के द्वारा वर्णमाला को जो सिखाते हैं उसको और एक बार हम बाल्यावस्था में जाकर उसका पुनश्चरण करेंगे। बहुत मस्त मज़ा आएगा। अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, एम्बुलेंस, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूठा, कमल, खरगोश, गरुड़, घर, मियाँ, चमगादड़, छतरी आजकल हमको बहुत उपयोगी वस्तु है। जग, झरना, आजकल देखो बहुत सारे बारिश होने के कारण पूरा हमारा देश हरियाली से हरा भरा, सुंदर, सुरीली, सुनहरी वातावरण को हम लूट रहे हैं। बहुत सुनहरी वातावरण रहा है। जो कोरोना की वजह से प्रदूषण, सभी तरह के प्रदूषण कम हो गए हैं, इसलिए जो वातावरण का संतुलित बनाया गया है, इसलिए बहुत बारिश हो रहे हैं पूरे। इसलिए सारे देश में रहने वाले नल, नाले, तालाब, नदियाँ, झरने उछल कूद कर गंगा मैया अपने जो प्रफुल्लित कलरों से हमको आनंदोल्लास में भराती है गंगा मैया जी। इस तरह का हमारा देश बहुत बारिश में डूब गया है, समझो। वातावरण का संतुलित हो गया है, समझ सकते हैं हम। टमाटर, ठंड, टटेरा, ठंड भी बोल सकते हैं, टटेरा भी बोल सकते हैं। डमरू, ढक्कन, तंबू, थर्मस, दवाई, धनुष, नल, पतंग, फल, बकरी, भालू, मछली, यकृत, लीवर, रस्सी, लट्टू, वर्दी, शलगम भी बोल सकते, शतरंज भी बोल सकते, षटकोण, सब्जी, हरिन, क्षकिरण, क्षत्रज्ञ, त्रासदी भी बोल सकते, त्रय भी बोल सकते, यज्ञ, ऋषि। इस तरह का हिंदी वर्णमाला चित्रपटों से द्वारा और एक बार पुनश्चरण कर लिया हम। फिर हिंदी में और प्रमुख
महत्वपूर्ण अक्षर होते हैं, 12 कड़ी होते हैं। 12 कड़ी से ही हम मात्राएं बोलते हैं। मात्राएं सभी व्यंजनों से जुड़ जाने पर 12 कड़ी बन जाता है। 12 कड़ी को उपयोग करके ही हम शब्दों की तैयारी कर सकते हैं। गमा 12 कड़ी प्रायः स्वर लुप्त स्वर भी बोल सकते हैं हम। लुप्त स्वर भी बोल सकते हैं हम, मतलब 12 कड़ी में स्वर छिपे रहते हैं। इ ई उ रू ए आई ओ औ अहा बोलते हैं ना, उसी तरह का अ मात्रा, आ मात्रा, ई मात्रा, ई मात्रा, ओ मात्रा, ऊ मात्रा, ए मात्रा, आई मात्रा, ओ मात्रा, औ मात्रा, बिंद विसर्ग। इस तरह का हम सभी व्यंजनों से जुड़कर हम 12 कड़ी को बना सकते हैं बहुत आसानी से। खड़ी बोली वर्ण है ये सब। फिर लिपि है। लिपि क्या है हिंदी का? मतलब देवनागरी लिपि के अक्षर, वर्ण। हम जान चुके हैं ना, इधर स्वर, मात्रा, संकेत, चिन्ह इस तरह का होता है। मात्राएं और व्यंजन के बारे में आने पर व्यंजन को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 5 वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। क च ट त प वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण ज्ञातक होते हैं। च वर्ग में इणे तक होते हैं 5 वर्ण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अन ये 5 वर्ण होते हैं। फिर त वर्ग में इसको और 2 जोड़ा गया है। इसको द्वित बोलते हैं। ढ इन्या उस तरह का यूज़ कर सकते हैं। और ढा के नीचे बिंद डालने पर प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में थोड़ा सा अनुनासिक को जोड़कर बोल सकते हैं वर्ण को। न, ड ऐसा ज़्यादा प्रयोग में नहीं है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। फिर 5 वर्गों के बाद अंतस्थ भी वर्ग होते हैं, 4 वर्ण होते हैं उसमें। य, र, ल, व। कंठ से निकलने वाला वर्ण। ऊष्म, ऊष्म मतलब उच्छ्वास से बाहर निकलते हुए यह वर्ण का उच्चारण होता है। ऊष्म वर्ग बोलते हैं इसको। श, श, स, ह। हम कंठ तालव्य, कंठ से ऊष्म को उपयोग करते हुए इस वर्ण का उच्चारण करते हैं हम। संयुक्त वर्ण, 2 अक्षरों के मिलावट से जो संधि से होने वाले अक्षर, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 वर्ण। गृहीत वर्ण, गृहीत वर्ण मतलब ज, फ, अ, न, ढ। अब उनको भी बोल सकते हैं गृहीत वर्ग। गृहीत वर्ग के अंतर्गत इधर है ना, टा वर्ग में 2 मिलाए ना इधर, इनको भी गृहीत वर्ग ही बोल सकते हैं। गृहीत वर्ग का अर्थ होता है ज, जो दंतव्य से दंत के बीच से जो उच्चारण निकलता है, जोर से निकलता है, दंतों के बीच से थोड़ा सा ऊष्म आकर, ज, फ, ऐसा, न, ढ ऐसा इनका उच्चारण होता है। फिर वर्ण में व्यंजन है ना, 33 व्यंजन, 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं। फिर कुछ लोग उपयोग में नहीं होने वाले अक्षरों को
मिला करके बोल सकते हैं व्यंजन का, 2-3 मिलाकर भी एक काउंट कर सकते। घोष अघोष व्यंजन भी होते हैं व्यंजनों में। व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित करने पर घोष वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। घोष का अर्थ होता है महाप्राण, घोष का अर्थ होता है अल्प प्राण, अघोष का अर्थ होता है महाप्राण। जैसे कि हम साधारण ग, फिर ज़ोर से बोलने वाले घ बोलते हैं ना, उसको हम घोष अघोष बोलते हैं। ज़रा ज़ोर लगा के ऐसा बोलते हैं ना, उस तरह का साधारणतया बोलने वाले अक्षर होते हैं। थोड़ा सा खंड को बढ़ाकर बोलने वाले, उच्चारण को बढ़ाकर बोलने वाले वर्ण भी होते हैं। साधारण वर्ण को घोष वर्ण बोलते हैं। असाधारणतया जोर से उच्चारण करने वाले अघोष। व्यंजनों के वर्गीकरण में इस तरह का क्या होता है कि स्वर तंत्रियों को जोर से उपयोग करके अघोष और स्वर तंत्रियों को साधारणतया उपयोग करके घोष वर्ण निकलते हैं। का साधारण से ख मतलब पूरा छाती से निकलने वाला जैसा हम उच्चारण कर सकते, छाती से मुंह के द्वारा इसका उच्चारण क ख, उस तरह का। व्यंजनों के वर्गीकरण में स्वर तंत्रियों की स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दृष्टि से व्यंजनों को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। हम बोले ना हम घोष अघोष। घोष अघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहा जाता है। दूसरे प्रकार की ध्वनियाँ अघोष कहलाती है। स्वर तंत्रियों की अघोष स्थिति से अर्थात जिनके उच्चारण के कंपन नहीं होता उन्हें अघोष बोलते हैं। प्रांत के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। प्राण का अर्थ है श्वास, वायु। अल्प प्राण महाप्राण बोले ना, अल्प प्राण मतलब प्राण को साधारणतः उपयोग करते हैं। महाप्राण बोले तो प्राण को कठिन कंपन से उपयोग करते हैं। उस तरह का हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। इस तरह का हम व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किए हैं ना, क च ट त प। उस वर्ग में हर एक वर्ग में क वर्ग है। उदाहरण के लिए क वर्ग है। क वर्ग में क च ट त प। इस 5 वर्णों में प्रथम घोष होता है और दूसरा अघोष होता है। फिर तीसरा क च ट त प। हर एक वर्ग के व्यंजन फिर महाप्राण होते हैं। उसी तरह का 5 वर्गों में दूसरी और चौथी ध्वनियाँ महाप्राण होते हैं। हिंदी के ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ढ, ठ, ये महाप्राण हैं। अल्प प्राण बाकी सरल रूप से उच्चारण करने वाले क, ग, च, ज, ऐसा। इस तरह का हम व्यंजन को घोष अघोष मतलब अल्प प्राण महाप्राण मतलब साधारणतया वर्ण व कंपन से कंपन युक्त बोलने वाले वर्ण बोल सकते हैं। फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर के व्यंजन
का वर्गीकरण हो गया ना, उस तरह का स्वर का वर्गीकरण देखे तो ह्रस्व दीर्घ, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होता। साधारणतया हम इसको पहचान कर सकते हैं। अ ह्रस्व स्वर, अ दीर्घ स्वर, मात्राओं को उपयोग करते हुए इस अक्षरों को हम इस भेद को हम पहचान सकते हैं। जिस वर्ण को सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे कि अ, इ, उ, रू, ये ह्रस्व स्वर हैं। उसी तरह का रू का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋतु, कृषि। रू हिंदी में तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत में रहने वाले शब्द को वैसे ही उपयोग करते हैं देवनागरी लिपि के अंतर्गत। जैसे कि पुष्प, पुष्प संस्कृत, फिर पुष्प को वैसे ही उपयोग करने पर वह तत्सम शब्द, तत्सम मतलब संस्कृत में और हिंदी में भी समान रूप से उसको जो लिया जाता है उस शब्द को, पुष्प शब्द को। फिर तद्भव शब्द क्या होता है कि पुष्प से फूल, मतलब पुष्प से उद्भव होने वाला हिंदी शब्द फूल है, इसको तद्भव संस्कृत से उद्भव करने वाला शब्द बोलते हैं। इस तरह का हम हिंदी में तत्सम शब्द को उपयोग करते हैं और तद्भव शब्द को भी उपयोग करते हैं। उस तरह का रू शब्द ज़्यादातर संस्कृत शब्द में, रू ह्रस्व, ह्रस्व है ना स्वर, ह्रस्व स्वर है रू, दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसको संस्कृत में ज़्यादातर उपयोग करते हैं। उसी तरह का दीर्घ स्वर को ले जाने पर बाकी पूरा दीर्घ होते हैं। अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये पूरा दीर्घ स्वर होते हैं। इस स्वरों में ए तथा औ का उच्चारण संयुक्त रूप से होता है। औ मतलब ए, ओ, औ, उस तरह का। आई मतलब ए, आई, इस तरह का दो संयुक्त अक्षर वर्णों से आई, औ का उद्भव होता है। इस तरह का भैया, कौवा, कौ में क, उ, भैया में भा, ई, दो स्वर और व्यंजनों का मिलावट से होता है। प्लुत मतलब, प्लुत स्वर आजकल उपयोग में नहीं है। प्लुत मतलब दीर्घ, दोबारा दीर्घ, एक ही दीर्घ दोबारा आने पर प्लुत बोलते हैं। ओम, ओ, उम, ओम, नमोम, नमः, इस तरह का। तो ये ज़्यादातर संस्कृत जो मंत्रोच्चारण, पौराणिक मंत्र तंत्र उच्चारण में इन प्लुत स्वरों का उपयोग होता है, जैसे कि ओम, ओम, इस तरह का। इसलिए हिंदी में इसका ज़्यादातर प्रयोग नहीं है, मंत्रोच्चारणों में इसका प्रयोग होता है संस्कृत में। और व्यंजन के बारे में संपूर्ण रूपी जानकारी हम इससे पहले ही लिए हैं। और एक बार व्यंजन के बारे में देखें तो वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षणा के साथ मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अ, ई, उ साधारणतया चले जाते हैं जो स्वर। व्यंजन में थोड़ा सा कठिन रूप से हम पेट के बल से और फेफड़ों के बल से, कंठ तालव्य के बल से इन उच्चारण व्यंजनों का उच्चारण करना पड़ता है। फिर घर्षणा, मुंह और जीभ ताल दंतों के घर्षणा से इसका उद्भव होता है व्यंजनों का, इसलिए इसको व्यंजन बोलते हैं। थोड़ा सा
कठिन रूप से इसका उच्चारण होता है, कंपन से इनका उच्चारण होता है। ध्वनि में कंपन होता है व्यंजनों का उच्चारण करते समय। और 33 व्यंजन बोलते हैं, कुछ लोग 37 भी बोलते हैं, जिनमें दो आगत व्यंजन ज फ जैसे कि फारसी भाषा से लेने वाले इस अक्षरों को भी शामिल करते हुए बोल सकते हैं। इस तरह का हम व्यंजन को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, अगत व्यंजन हम और द्वितीयाक्षर मतलब संयुक्त अक्षर, द्वित्वाक्षर नहीं होता, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन भी क्षत्रज्ञ, इस तरह का हम बोल सकते हैं। क च ट त प वर्ग और उसके बिना अंतस्त्य मतलब य र ल व 4, ऊष्म शेष स हा, ऊष्म अगत मतलब ज फ, ये पूरा हो गया है व्यंजनों का संपूर्ण जानकारी। फिर व्यंजनों का वर्गीकरण और एक बार हम देखें तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन वर्णों को 2 प्रकार विभाजित किए हैं। एक एक विद्वान, एक एक साहित्यकार इसका जो अनेक प्रकार के वर्णित किए हैं, यह भी हम देखते हैं स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों, मुख मतलब सिर के अंदर, मुंह के अंदर रहने वाले जो विभिन्न मतलब अवयवों के, कंठ, ताल, मूर्धा। कंठ, ताल मतलब जीभ के आने प्लेस, मूर्धा मतलब नाक को यूज़ करते हुए, इस तरह का हम व्यंजनों को बोल सकते हैं। स्थान के अनुसार कहाँ से निकलता है वो व्यंजन, उसको स्थान के आधार पर निर्धारित करते हैं। प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के उच्चारण, श्वास का कंपन, श्वास की मात्रा तथा जीवा आदि अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध की प्रक्रिया का नाम प्रयत्न है। यह 3 प्रकार से होता है। स्वरतंत्री में सांस के कंपन के रूप में, श्वास की मात्रा के रूप में, मुख अवयव द्वारा श्वास रोकने के रूप में। इस तरह का हम व्यंजनों को विभाजित कर सकते हैं। घोष, अघोष, अल्प प्राण मतलब महाप्राण के रूप में इसका व्यंजनों का विभाजित कर सकते हैं। संयुक्त ध्वनि, संयुक्त अक्षर मतलब क्ष, त्र, ज्ञ, स्र होते हैं ना, उनको संयुक्त ध्वनियों को हम 2 या 2 अधिक व्यंजन मिल जाने पर संयुक्त वर्ण बन जाता है। संयुक्त वर्ण को हम प्रायः 2 जो मिलावट वर्णों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने वाले जैसा उसका उच्चारण करना पड़ता है। क्ष, क प्लस श, क्ष, क्ष। क्ष में का साक्षीभूत होता है, शा का भी ध्वनि हमको सुनने को मिलता है। इस तरह का संयुक्त अक्षरों का उच्चारण में हम 3 रीतियाँ बता सकते हैं। संयुक्त ध्वनियाँ और संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ। संयुक्त मतलब एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाते हैं, जैसे उसका ध्वनि निकल जाता है संबल। संबल मतलब स, म की मात्रा, ब, ल। इस तरह का यहाँ सा और भा ध्वनियों के साथ मा ध्वनि संयुक्त हुई है। इस तरह का इसको संयुक्त ध्वनि बोलते हैं। फिर
युम्मक ध्वनि, जब एक ही ध्वनि का द्वित, युम्मक मतलब संयुक्त अक्षर, मतलब व्यंजनों में रहने वाले हर एक व्यंजन से दूसरा व्यंजन वर्ण का संधि होता है, उसको संयुक्त बोलते हैं ना, क प्लस श, क्ष, उस तरह का। फिर इधर युम्मक मतलब सेम वर्ण का जो संधि हो जाता है, जैसे कि विविध दो अलग वर्णों का संधि नहीं, इधर समान वर्णों का संधि हो जाता है। जैसे उत्फुल्ल, ल प्लस ल, उत्फुल्ल। युम्मक, म प्लस म, डबल आया, अक्षुण्ण, न न, डबल सेम आया, इसको युम्मक ध्वनियाँ बोलते हैं। इस तरह का संयुक्तों का उच्चारण भी हम कर सकते हैं। बलाघात, बलाघात मतलब स्वराघात, स्वर से निकलने वाले शब्द बोलते समय अर्ध या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को स्वराघात। उदाहरण के लिए इंद्र, विष्णु, इनमें संयुक्त अक्षर से पहले के अक्षर ई और वी, इंद्र में ई, विष्णु में वी पर जोर दिया गया है, इसको बलाघात स्थिति बोलते हैं। इस तरह का हम बलाघात, स्वराघात भी वर्णों का जो उच्चारण में बोल सकते हैं। इस तरह का साधारणतया हम वर्णमाला का जो परिचय किए हैं, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, किस तरह का उसका वर्गीकरण किया गया है, मात्राओं के बारे में हम आज के पाठ में समझ लिए हैं। जय हिंद, सुरक्षित रहो।